जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त सिचुएशन ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि जो अमेरिकी सदर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी थोड़े दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने कहा था वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका और इज़राइल इस वक़्त चाहते हैं कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाए? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। ये कोई मूवमेंट पहली दफ़ा नहीं शुरू हुई, 2009 में एक दफ़ा ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसको उस वक़्त ज़ाहिर बात है सप्रेस कर दिया गया था। फिर 2022 के अंदर वुमेन लाइफ़ के हवाले से मूवमेंट शुरू हुई थी, फ्रीडम के हवाले से मूवमेंट शुरू हुई थी। और जो प्रेसिडेंट मौजूदा हैं मसूद पज़ेश्कियान, इन्होंने भी ये जो अभी क्रैकडाउन हो रहा है, इसमें उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को सब्सिडीज़ देंगे, लेकिन इसकी ज़रा स्ट्रैटेजिक नोयत की चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये मूवमेंट तब उठ रही है जब 12 दिन की इज़राइल और अमेरिका ने जो जंग हुई ईरान के साथ, तो उसपे जो उसके बाद इसका मतलब क्या है कि अब एक तरफ क्रैकडाउन है, अगर हार्ड क्रैकडाउन करते हैं, तो लोग जो हैं वो जो ईरानी रजीम को जो फ़ायदे हुए थे, वो अवाम से जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन भी हो सकती है। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो आप देखते हैं इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर, 60% इन्फ्लेशन बढ़ी है। 40% जो ईरानी रियाल है वो उसकी वर्थ जो है वो कम हुई है। तो ये बताता है कि ये एक क्राइसिस पैदा ऐसा हो गया ईरानियों के लिए, जिसको वो हल करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हमने इसको हल कैसे करना है। तो इट्स समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। एंड द लीडरशिप जो है ईरान के अंदर, उसके पास ना तो कोई सॉल्यूशन है इस वक़्त सिवाय इसके कि वो करे। और फिर दूसरा ये है कि इनकी जितनी भी टॉप लीडरशिप थी वो सारी असैसिनेट हो चुकी हुई है। आपको याद है कि इन्होंने क्या किया था जब अमेरिकन्स ने और इज़राइलियों ने जब जंग शुरू की, तो पहले जंग के कुछ घंटों के अंदर ही उन्होंने टॉप जनरल जो हैं वो उनको असैसिनेट कर दिया था। तो ये एक और एक एक चीज़ है जो हमारे सामने आती है। अब अगर देखा जाए तो पता ये चलेगा कि अदर फैक्टर्स को भी स्टडी करने देखिए, पहले होता ये था कि ईरान की ना एक डेटरेंस होती थी, कि एक ईरान की डेटरेंस होती थी कि ईरान अपने खित्ते के अंदर एक बड़ा प्लेयर समझा जाता था। आपने देखा होगा सीरिया के अंदर मिसाल के तौर पे, वहाँ पे भी इन्होंने बशार अल असद वगैरह को सपोर्ट किया और बड़ा टका के इन्होंने सपोर्ट किया और बड़ी टका के इन्होंने वहाँ पे अपनी जो हुकूमत है, जो ग्रुप्स थे वो रखे हुए थे। लेकिन वो सारे के सारे जो ग्रुप हैं, वो ज़ाहिर बात है अब वो ख़त्म हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि वो ग्रुप अब कहीं न कहीं पे डिसमेंटल कर दिए हैं अमेरिकन्स ने, इज़राइलियों ने मिल के। और वो जो एक सपोर्ट थी उनके पास, अब वो ख़त्म हो गई है। और ख़ास तौर पे इस वक़्त देखें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो समझते हैं कि मुझे उनकी जो पोज़ीशन है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो बड़ी क्लियर नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि ईरान का जो रजीम है, अगर ये ख़त्म होता है तो हो जाए, ठीक है? वो कोई लंबी-चौड़ी, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, तग-ओ-दो भी नहीं करना चाहते, अपने रिसोर्सेज़ भी नहीं लगाना चाहते और एक आधा ऐसा ऑपरेशन ज़रूर कर दें अगर वो समझते हैं। तो जो इनकी थोड़ी बहुत डिटरेंस होती थी, वो डिटरेंस ख़त्म हो गई है। अब वो जो भी फॉरेन इंटरवेंशन आनी है, वो डायरेक्ट ईरान के अंदर आनी है। पहले ये होता था कि ईरान सारे मुल्कों को बाहर एंगेज कर लेता था, हमास थी, हिज़्बुल्लाह था, सीरिया के अंदर था। तो ये उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं उन होना शुरू हुई हैं। अब जितने भी फॉरेन एक्टर्स होते हैं उनको वो रोक नहीं पाता। और दूसरी ये है कि पॉपुलर भी हुकूमत वहाँ पे नहीं रही। तो अब जैसे वो कहेंगे ना कि रिलीजियस रूल कब तक वहाँ पे रहेगा, ठीक है? हिजाब का एक बड़ा मसला है। अगर आप उसमें जैसे मैंने कहा कि अगर आप उनके ऊपर हार्ड करेंगे, तो वो हो सकता है कि फॉरेन इंटरवेंशन भी हो जाए। इकोनॉमी बड़ी सख्ती से है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था बल्कि
कि आप देखें ना, ना तो कोई टेक रेवोल्यूशन है, ना कोई इंडस्ट्रियल बूम है, सो ईरान इज स्टिल अ फ्रेजाइल स्टेट है इस वक्त, ठीक है, जो मुसलसल अंडर परफॉर्म कर रही है और लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे, जो मुझे नज़र आता है एट लीस्ट। बहरहाल अगर आप देखें कि जो ईरानी लीडर्स हैं, दे हैव टू, यू नो, इफ़ दे हैव टू सर्वाइव, तो उनको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। देखिए, ये जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है ना, ये बेसिकली ये भी इसराइल की एक वॉर स्ट्रैटेजी है, और वो वॉर स्ट्रैटेजी ये है कि दे आर नाउ इनसाइड द गेम। अब ट्रम्प साहब कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। लॉक्ड एंड लोडेड से मुराद ये है कि वो कह रहे हैं कि ईरानी अवाम इतना कुछ करें कि हमारा जो मिलिट्री एक्शन है वो लेजिटिमेट करार दे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने लीबिया सीरिया के अंदर जब अरब स्प्रिंग हुई थी, वहाँ पे यूरोपियन अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P का एक फोरम जो है वो इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये कहा था, R2P राइट टू प्रोटेक्ट के नाम से एक किया था कि जी मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब ये होता ये है कि होती ये फॉरेन इंटरवेंशंस हैं, लेकिन इससे फिर रजीम चेंज जो है वो हो जाते हैं, और फिर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, स्टेट का कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड है, वो उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे ऐसे जो वेटरन्स हैं वो सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के भी हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से सिविल वॉर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो लीबिया और सीरिया स्टाइल चीज़ें बचने के लिए ईरानियंस क्या डिसीजन के करते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कुछ सवाल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ईरान ज़ाहिर बात है डिफरेंट है फ्रॉम वेनेजुएला, और जो निकोलस मदुरो के साथ हुआ वो ज़ाहिर बात है इनके साथ नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये एक सिचुएशन है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब सवाल यही बनना है कि होना क्या है, क्योंकि अगर आप एक तरफ ये देखें कि जो ट्रम्प साहब हैं वो तो समझते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसा डिविडेंड मिल जाए, मैं कुछ ऐसा कर सकूं विच इज़ गुड, और बड़ा कोई महंगा तरीका ना हो ईरान के हवाले से, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रम्प इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, यू नो, अ स्टार्ट ऑफ वॉर। ही कैन डू अ डिसिसिव ऑपरेशन, वो कर सकते हैं, ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं जो ऑपरेशन कोई लंबा चौड़ा, वो जिसे कहेंगे ना, जिसमें उनकी कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो ये तो चीज़ मुझे नज़र आती है। तो ये एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं, अब वो भी ये कहते हैं कि वी विल नॉट लेट एनीवन टू टेक अवे what they have achieved after the 1979 revolution। तो ये चीज़ जो है वो है, तो इसके लिए एक पॉसिबल सिविल वॉर के ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान की जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, अगर यूएस एग्रेशन होता है तो वो बड़ा वो क्रिटिकल है। अब इस जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ जो लीबिया सीरिया में हुआ, जब कुछ यूरोपियन गवर्नमेंट्स और अमेरिकन जो हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी R2P का जो नारा मारा और वो मिलिट्री इंटरवेंशन कर ली, वो जो पॉपुलर अपराइजिंग्स होती हैं वो फॉरेन लेड रजीम चेंज की जो एफर्ट होती है वो होती है, लेकिन उसमें वो सिविल वॉर और स्टेट कोलैप्स हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो समझते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ईरान की जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो इनकी IRGC है या जो इनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो सीरिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गए थे, तो उन्होंने देखा हुआ कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स, मैंने आपको पहले बताया, तो ये फैक्टर्स हैं। अब देखना ये है कि किस हद तक ईरान जो है वो लड़ पाता है या लड़ता है या अपने आप को जो है वो तैयार कर पाता है। बहरहाल ये अगेन एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, इसकी इसके सवाल जवाब ये सारा कुछ जो है ना वो हमारे सामने वो आएगा, और ये ऐसे नहीं है कि
ये नहीं आएगा या हमें उसका अंदाज़ा नहीं, पता नहीं चलेगा, हमें पता ज़रूर चलेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रजीम चेंज नहीं होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ईरानी जो गवर्नमेंट है ये ओवर पावर कर लेगी, लेकिन उस सिस्टमिक लेवल पे तब्दीलियाँ आएंगी, सोशल लेवल पे तब्दीलियाँ आएंगी, फ्रीडम, राइट्स, ये सारा कुछ मिलेंगे। और जो पॉलिटिकल गारंटीज जो है, पॉलिटिकल अपरेटस जो है, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो इट सीम्स कि चीज़ें उस तरह नहीं होंगी जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है या जिस तरह समझा जा रहा है। ठीक है ना जनाब? तो ये एक फैक्टर है। लेट्स सी एक गवर्नमेंट क्या कर पाती है, गवर्नमेंट क्या कर पाती है, गवर्नमेंट क्या चॉइसेस या चांसेस जो है वो लेती है। ये एक सवाल बनता है और इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो बनता है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो ईरानी हैं दे हैव लॉस्ट दैट गेम। वो जो इनकी गेम थी ना, ये उसको लूज कर गए। वो इस तरह लूज कर गए हैं कि आप देखें कि अगर तो इनकी सारी की सारी जो पावर थी ना वो एक्सटर्नल डेटरेंस में थी। इनकी सारी की सारी जो पावर थी ना वो एक्सटर्नल डेटरेंस में थी। ठीक है, और वो जो एक्सटर्नल डेटरेंस है वो उड़ गई है। ठीक है जी, वो मेरे कागजों में उड़ गई है वो डेटरेंस। और अगर वो डेटरेंस उड़ गई है, ठीक है जी, तो आप इसको ये समझ लें, मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, बहरहाल अगेन मैं जैसे जैसे कहा कि कितनी देर ईरानी ये कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे अपनी क्या डेटरेंस को, क्योंकि इस वक्त हिजबुल्लाह नहीं है, इस वक्त कोई वो सिस्टम नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया का रोल जो है ना वो भी क्या है? मुझे लग रहा है इंडियंस जो है ना, दे आर जस्ट वॉचिंग एंड वेटिंग एंड वॉचिंग एंड वेटिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग, वॉचिंग एंड वेटिंग। वो ये समझते हैं कि बस खामोश होकर बैठे रहो। और ये चीज़ मैं देखता हूँ कि वो ये समझते हैं कि ये देखो इसको ये हो क्या रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। तो वेटिंग एंड वॉचिंग। और इंडिया डजंट बिलीव कि हमें सब कुछ वो करना है जो इट इज़ गुड फॉर ईरान और नॉट। इंडिया को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। इंडिया का जो लार्जली ईरान के साथ इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कि ऑयल, वन, ऑयल भी थोड़ा पीछे चला गया। सेकंड, पाकिस्तान के एंगल से देखते हैं। थर्ड, जो नॉन स्टेट एक्टर्स मिडल ईस्ट में उनके एंगल से देखते हैं। तो इंडिया को बेसिकली ईरान की ज़रूरत है इन एवरी वे नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से। अगर आप अफगानिस्तान को भी एक नॉन स्टेट एक्टर ही समझ लें फॉर अ मोमेंट, जिस तरह तालिबान ऑपरेट करते हैं, तो इंडिया का सारा जो फ्रेमवर्क है वो उस एंगल से है। और अब ईरानी ये समझते हैं कि इंडिया हमें बिल्कुल एक और अंदाज से देखता था, इंडिया को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए था, मुझे ये लगता है। और ईरानी खुश नहीं है। एंड मैंने आई मेट फ्यू ईरानी ऑफिशियल जिन्होंने हमें बताया कि हमारी पॉलिसी इंडिया के बारे में बिल्कुल चेंज हो गई है। हम जो पहले सोचते थे वो नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ उसमें इंडिया के लोगों ने भी अपना किरदार अदा किया। तो वो कह रहे हैं हम फुल पॉलिसी चेंज कर लिया है। पाकिस्तान बेसिकली समझता है कि ये जो रजीम है ईरान के अंदर, इसको सर्वाइव करना चाहिए। और वो पाकिस्तान क्यों समझता है? बिकॉज पाकिस्तान को ये है कि अगर ये रजीम चला गया तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको कैसे मैनेज करना है। वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो वो भी एक इशू रहेगा। तो अब एक आप समझ लें इसको कि ये एक प्रोसेस है इतना लंबा, जिसमें क्या कौन सी पावर प्रिवेल करेगी ये मैटर करता है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे पता है कि वी आर नॉट गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन ईरान।
ईरान के अंदर से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मुझे मैं तो नहीं ढूँढ पा रहा। मुझे तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है।